दोस्तों जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत पर तुर्क आक्रमण, हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अल बिरूनी। सबसे पहले अल बिरूनी को दो पार्टों में बांटकर पढ़ा जाता है। दोस्तों सबसे पहले यानी दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला है उसका व्यक्तिगत पक्ष और दूसरा उसका विवरण। व्यक्तिगत पक्ष है जो प्रत्येक स्तर की परीक्षाओं में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा सवाल बनने की, यानी पीटी में हो चाहे टीसीएस हो, नेट जेआरएफ हो, तो कोई भी हिस्ट्री की, जैसे हिस्ट्री के जहाँ सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से सवाल आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही विवरण पढ़ेंगे तो वहाँ यूपीएससी पूछती है और हम अल बिरूनी को 3-4 वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। अल बिरूनी। अल बिरूनी अल बिरूनी को दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो है इसका व्यक्तिगत, एक हम पढ़ेंगे इसका विवरण। व्यक्तिगत पक्ष में यानी मैंने आपको बता दिया कि पीटी हो चाहे यूपीएससी प्री हो, पीसीएस हो, हर स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ यूपीएससी पूछती है तो सबसे ज़्यादा फोकस पीटी वाले तो यहीं करेंगे, उसके बाद में मेंस वाले यहाँ कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत पक्ष में देखें तो नाम है अल बिरूनी। आप सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले वो किस क्षेत्र में रहता है। तो अल बिरूनी ख्वारिज्म, यानी इसका जन्म कहाँ हुआ, तो ख्वारिज्म के शाह क्षेत्र में। ख्वारिज्म के शाह क्षेत्र में। ख्वारिज्म में भी पूछे तो ख्वारिज्म क्षेत्र है रीवा, सॉरी खीवा। खीवा में 973 एडी में। और ये सवाल आज से पहले 3-4 बार पीसीएस स्तर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपसे कोई पूछे कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो खीवा में हुआ था। कब हुआ था? 973 एडी में। दूसरा, इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका बचपन का नाम था अबू रेहान। अबू रेहान। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस मूल का था, तो ईरानी मूल का व्यक्ति था। ईरानी मूल का व्यक्ति था। मामूनी वंश के शासक, मामूनी वंश के शासक के यहाँ यह ज्योतिष पद पर कार्यरत है। के शासक के यहाँ राजनीतिक सलाहकार था। पहले से राजनीतिक सलाहकार। वह ज्योतिष पद पर कार्यरत था। वह ज्योतिष पद पर कार्यरत। अब बात यूं होती है कि 1017 एडी में महमूद गजनवी ने अटैक किया था ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म क्षेत्र को जीता तो साथ साथ में भी किसको लिया? अल बिरूनी को। तो 1017 एडी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और जीत गया, यानी जीता। अब जैसे आक्रमण हुआ तो इस जीत में अल बिरूनी को भी साथ लिया है। इस जीत में अल बिरूनी को भी साथ लिया है। अल बिरूनी को साथ लाता है और अपने दरबार में ज्योतिष के पद पर कार्यरत करता है और गजनी के राज ज्योतिष पद पर नियुक्त। अब आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 1018 एडी में महमूद गजनवी का उत्तर भारत के यानी मैदानी भाग पर अटैक हुआ था। और मैदानी भाग पर अटैक हुआ था तो उस समय कौन इतिहासकार साथ में था? तो अल बिरूनी था। यानी लिख सकते हैं 1018 एडी में महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर अटैक किया। गजनवी ने
उत्तर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश किया। उत्तर भारत के मैदानी भागों पर अटैक। इस समय यानी अल बेरूनी साथ आया था। अल बेरूनी साथ आया था। अब जैसे अल बेरूनी साथ आता है तो ये भारत में 10 वर्ष तक रुकता है। भारत में 10 वर्ष रुका, यानी यही रुक जाता है भारत में। भारत में 10 वर्ष रुका और बाद में आगे चलकर 1030 AD में गजनी में पहुंचकर, यानी भारत में 10 वर्ष रुका, अपने ज्ञान का संग्रहण करता है और 1030 AD में गजनी में जाकर एक किताब की रचना करता है और उस किताब का नाम था, यहां लिख देता हूं, किताब, उसी किताब का नाम था किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद, या इसी को यूं कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, या इसी को कह सकते हैं किताबुल उर रहला, या इसी को यूं कह सकते हैं आप, इसी के अन्य नाम है मिन मिकाला। तो ये था इसका प्रारंभिक इंट्रो। अल बरूनी जन्म कहाँ हुआ? ख्वारिज्म के शाह क्षेत्र में हुआ था। ख्वारिज्म के शाह क्षेत्र में भी पूछे कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो खीवा में 973 AD में हुआ। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसके बचपन का नाम क्या था? तो अबू रेहान था। यह किस मूल से संबंधित था? तो ईरानी मूल से संबंधित। प्रारंभिक तौर पर, यानी प्रारंभ में यह मामूनी वंश के शासक के यहाँ राजनीतिक पद पर और राजनीतिक सलाहकार व ज्योतिष के पद पर कार्यरत था। 1017 AD में महमूद गजनबी का आक्रमण होता है ख्वारिज्म पर और ख्वारिज्म क्षेत्र को जीत जाता है। जैसे ही जीता तो अल बरूनी को यह अपने साथ ले आता है और गजनी में इससे प्रभावित होता है और गजनी में आते ही इसे राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त कर देता है। 1018 AD में इसने भारत पर अटैक किया था और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर अटैक किया। इस समय अल बरूनी भारत साथ आया था और भारत में अल बरूनी 10 वर्षों तक रुकता है। 10 वर्षों तक अपने ज्ञान का भंडारण करता है और 1030 AD में गजनी में जाकर एक किताब की रचना करता है। उसी किताब का नाम था किताबुल ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या किताबुल उर रहला मिन मिकाला। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, इसकी उपाधि सबसे ज्यादा मोस्ट है भाई। उपाधियों को लेकर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। नोट डाउन करिए भी उपाधि। तो इसकी 3 उपाधियां हैं। पहली उपाधि है विद्यासागर। ये हर स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं विद्यासागर। इसे कहते हैं भारत का प्राच्यविद। भारत का प्राच्यविद, या इसे यूं कह सकते हैं हम प्रथम मुस्लिम प्राच्यविद। इसे तो स्टार लगाना होगा। प्रथम मुस्लिम प्राच्यविद, तो ये इसकी उपाधि है। आज से कोई भी प्रश्न पूछे उपाधि, विद्यासागर किसकी उपाधि थी? तो अल बेरूनी की थी। भारत का प्रथम प्राच्यविद, भारत का प्राच्यविद किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं। प्रथम मुस्लिम प्राच्यविद किसे कहते हैं? तो अल बेरूनी को कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि अल बेरूनी एक बहुत बड़ा विद्वान था। अब बहुत बड़ा विद्वान था तो इसको किस किस चीज का नॉलेज था? इसको संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज था, यानी संस्कृत का नॉलेज था। संस्कृत के नॉलेज में प्रथम मुसलमान, मोस्ट लगाना भी, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया। अब कौन कौन से पुराण का अध्ययन किया था? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। मत्स्य, वायु और विष्णु तीनों पुराण का अध्ययन करता है, यानी प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। इसके जीवन के ऊपर भागवत गीता का सबसे ज्यादा प्रभाव था।
भागवत गीता का सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव। नेक्स्ट, विद्वान में भी देखें तो इसे और भी बहुत सारी चीजों का नॉलेज था। इसको नक्षत्र शास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज था। नक्षत्र शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र को आप यूं कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र का अच्छा नॉलेज था। इसे ज्योतिष का अच्छा नॉलेज था, ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था इसको। इनके अलावा इनको और किस किस का, तो गणित का बहुत अच्छा जानकार था। गणित के अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अलावा चिकित्सा शास्त्र, यानी और चिकित्सा शास्त्र में औषधि शास्त्र, औषधि शास्त्र, औषधि शास्त्र पर तो इसने एक किताब भी लिख दी थी। यानी औषधि शास्त्र पर तो एक इसकी बुक है, बुक का नाम है किताबस ए शैतना, किताबस सैयदना, यानी इसकी दूसरी किताब है जो औषधि शास्त्र पर है। तो ये बहुत बड़ा विद्वान था। आपसे कभी इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस भाषा का, किस चीज का उसे नॉलेज नहीं था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का उसको अच्छा नॉलेज था। संस्कृत का बहुत प्रकांड विद्वान था। अब प्रकांड विद्वान में तो प्रथम मुसलमान कह सकते हैं इसे, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। कौन कौन से पुराण का? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और आपका विष्णु पुराण। भागवत गीता का सर्वाधिक प्रभाव था। यानी इस्लाम धर्म को मानता है लेकिन प्रभाव किसका है? भागवत गीता का है। नक्षत्र शास्त्र, खगोल शास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज था। ज्योतिष शास्त्र, अगर मैं इनकी किताब की बात करूं, किताबों से जो अभी हमने देखी थी कि इनकी किताब का नाम था किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद का 1/4 भाग तो इन्हीं। हम देख रहे थे अल-बरूनी की रचना। कौन कौन सी रचना है? तो इनकी रचना अभी मैंने बताई थी, किताबुल, किताब है किताबुल ए हिंद। एक अभी बताई कि औषधि शास्त्र पर इन्होंने लिखी थी किताबस सैयदना, किताबस सैयदना। एक और रचना है इनकी, जिनकी रचना का नाम है किबोलका। ये 3 किताबें हैं वे इनकी, याद रखना। कभी मैथ करने को आ सकता है कि किताबुल ए हिंद, इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। किताबुल ए हिंद, किताबस सैयदना और इबोलका। अब बात करते हैं किताबुल ए हिंद की, कि किताबुल ए हिंद लिखने में इसके क्या स्रोत थे। किताब है किताबुल ए हिंद। इसके अभी मैंने बताए थे बहुत सारे अन्य नाम हैं। तो इसे कहते हैं मिन मिकाला, मिन मिकाला। मिन मिकाला के अलावा इसे कहते हैं किताब उर रहला, किताब उर रहला। इसे कहते हैं तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तहकीक का मतलब होता है भारत की खोज, यानी तहकीक का मतलब है भारत की खोज। पहली बात तो ये किताब कब लिखी गई थी? तो अभी मैंने बताया था कि 1030 AD में लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? तो गजनी में लिखी। प्रारंभिक इंट्रो तो यही होना चाहिए। किसकी किताब है? तो ये हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, अल-बरूनी की किताब। अब ये देखते हैं कि इस किताब के स्रोत क्या है, यानी इस किताब को लिखने में उसने कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया। इस किताब का किन किन लोगों ने अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद हुआ तो वो किसका था। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत। तो इस किताब के 4 स्रोत थे। 4 स्रोत क्या क्या थे? तो पहली बात तो यही है कि व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। इसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से लिखी थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये भारत कितने वर्ष तक रुका था? तो 10 वर्ष तक रुका था। तो 10 वर्ष तक रुकता है और 10 वर्ष में इसने ज्ञान का संकलन किया। उसी ज्ञान के संकलन के माध्यम से, यानी ये इसका पर्सनली अनुभव था, पर्सनली एक्सपीरियंस था और पर्सनली एक्सपीरियंस के अनुसार इसने ये किताब लिखी। नेक्स्ट है, इसने भारत में बहुत सारे ग्रंथों, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, यानी ग्रंथों, शास्त्रों
का अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ट्रांसलेट करता है इसमें। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं कि बंदी के रूप में यहाँ के लोग जो भी है, चाहे विद्वान हो चाहे निरक्षक हो, लेकिन बंदी तो बंदी होता है। बंदी के रूप में बहुत सारे लोग पकड़े जाते और कुछ विद्वान भी पकड़े जाते। जैसे ही विद्वान पकड़े जाते तो उन्हें गजनी ले जाया जाता था। अब देखो, ये उनसे मिलता था, उनसे ज्ञान ग्रहण करता था। तो बंदी के रूप में गजनी लाए गए ब्राह्मणों से प्राप्त ज्ञान, इनके अलावा भारत में सक्रिय रहने वाले सैनिकों से भी ये ज्ञान लेता। यानी ऐसी कोई टुकड़ी जो भारत में, ऐसी कोई सैनिक टुकड़ी जो भारत में सक्रिय रहती थी, तो ये उनके पास में निरंतर जाता था, उनसे ज्ञान ग्रहण करता था। तो ये थे इसके स्रोत। यानी इस किताब को लिखने के स्रोत कितने हैं? तो 4 है। पहला स्रोत व्यक्तिगत अनुभव, ये 10 वर्ष तक भारत में रुकता है और पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर इसने किताब की रचना है। दूसरी, इसने ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन से प्राप्त ज्ञान। तीसरा, बंदी के रूप में गजनी लाए गए ब्राह्मणों से ज्ञान, भारत में सक्रिय रहने वाले सैनिकों से भी ज्ञान ले, और ये किताब लिखता है। नेक्स्ट, स्रोत के अलावा बात करें तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 80 अध्याय हैं। 80 अध्याय है। इन्हें संज्ञा दी जाती है 11वीं सदी के भारत का, 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहते हैं। आगे चलकर हम जैसे विवरण पढ़ेंगे तो विवरण में लेनपुल नाम का एक व्यक्ति है, स्टेनली लेनपुल ने इस किताब के बारे में ये लिखा है कि टकराती तलवारों, जलते शहरों, लूटते मंदिरों के बीच में निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई दीप कहा है। यानी टकराती तलवारें, इस समय लड़ाई का माहौल था, आक्रमण हो रहे थे, जलते शहर जलाए जा रहे थे। उस समय अल बरूनी ने इतिहास का निष्पक्ष रूप से इतिहास को लिखने का कार्य किया। तो इसीलिए इस किताब के 80 अध्यायों को क्या कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट, अब पूछे इसका कोई अनुवाद। तो इसका 2 भाषाओं में आज तक अनुवाद हो चुका है। कौन कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ है तो ये देख लेते हैं। एक तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, एक हुआ है दोस्तों इसका हिंदी में। पहली बात तो हिंदी में किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा ने किया। रजनीकांत शर्मा। नेक्स्ट अभी अंग्रेजी में तो सबसे मोस्ट लगाना 1188 एडी में एक विद्वान है, यानी एक अंग्रेज इतिहासकार है, उनका नाम है एडवर्ड सी सचाऊ। इस सी सचाऊ ने इस किताब उर रहला का अध्ययन करता है और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर इसे नाम देता है अल बेरूनीज इंडिया, अल बेरूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन, अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन, ये इस किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। यानी अंग्रेजी की किताब है, उसका नाम क्या है? एल ब्रूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन। तो किसने किया था? तो एडवर्ड सी सचाऊ ने किया। हिंदी में किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा ने। नाम नहीं मिलता, इसी नाम से ट्रांसलेट किया गया। तो ये इस किताब का मुख्य बिंदु थे। स्रोत क्या है? तो मैंने बताया 80 अध्यायों को 11वीं सदी के भारत का इतिहास का दर्पण कहा जाता है। इसको कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया? तो 2 भाषाओं में अब तक ट्रांसलेट किया है। हिंदी में किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा ने। इंग्लिश में किसने किया? तो 1188 एडी में एडवर्ड सी सचाऊ ने। क्या नाम है? अल बेरूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन। अब देखते हैं दोस्तों, इनके अलावा अल बरूनी ने और कौन कौन सी चीजों को पढ़कर इस किताब की रचना की। तो ये भी कभी मैच करने को आ सकती है दोस्तों, ध्यान रखना।
इस अल-बिरूनी ने, आपने एक दार्शनिक का नाम सुना होगा, अरस्तु व प्लेटो। अरस्तु व प्लेटो, अरस्तु वही है जो सिकंदर का गुरु था। अरस्तु व प्लेटो का वर्णन किया इसने अपनी किताब में। कपिल मुनि, आप सभी जानते हैं कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, तो राजस्थान के बीकानेर के कोलायत में है। कपिल मुनि ने कौन सी किताब लिखी है, तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का वर्णन करता है ये अपनी किताब में। यानी अपनी किताब में बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है। और तो पतंजलि के योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र का वर्णन करता है। योग सूत्र का वर्णन कभी भी मैच करने को आ सकता है कि किताब उर रहेला या अल-बिरूनी की किताब में निम्न में से किस चीज का उल्लेख नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मागुप्त की किताब है गणित पर, ब्रह्मागुप्त के ब्रह्म सिद्धांत की चर्चा करता है। ब्रह्म सिद्धांत की चर्चा की है इसमें। इनके अलावा वराह मिहिर की एक तो लघु जातक और वृहद संहिता दोनों की चर्चा करता है। लघु जातक और वृहद संहिता दोनों रचनाओं का उल्लेख कर रहा है। चरक संहिता का उल्लेख कर रहा है अपनी किताब में। इनके अलावा इसने बलभद्र की रचनाओं का वर्णन किया है। बलभद्र की रचनाओं का वर्णन, तो ये इस किताब में इतनी चीजें उल्लेखित है। तो ये था दोस्तों इसका व्यक्तिगत पक्ष, यानी व्यक्तिगत पक्ष में अपनी किताब में और कौन कौन सी चीजों का इसने उल्लेख किया है। तो सबसे पहली बात, अरस्तु व प्लेटो का वर्णन करता है, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का वर्णन करता है, पतंजलि के योग सूत्र का वर्णन करता है, ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म सिद्धांत का वर्णन करता है, वराह मिहिर की लघु जातक एवं वैध संहिता का उल्लेख करता है, चरक संहिता का उल्लेख कर रहा है, बलभद्र की रचनाओं का उल्लेख करता है। तो ये सब इसकी किताब में उल्लेखित है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका नेक्स्ट 2-3 वीडियो आएंगे इसके व्यक्तिगत पक्ष विवरण पे, जो कि यूपीएससी मेंस में लगता है। तब तक बने रहिए और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।